उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी अतुल सुभाष की आत्महत्या कानूनी मुद्दा बन गई है। इस मामले पर देश भर में महिला पुरुष के प्रति कानून और न्याय को लेकर चर्चा हो रही है। यह दुखद है कि अतुल की आत्महत्या के बाद उसके मौत की वजह का खुलासा कुछ इस तरह हुआ है। पुलिस के मुताबिक अतुल ने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा था। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो सहित नोट साझा करके अपने साथ हो रही कानूनी आपबीती सुनाई थी और इसे अपने सुसाइड का कारण बताया। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय मौर्य और आप देख रहे हैं यस के क्राइम स्टोरी चैनल पर एक नई वारदात को। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक निजी फर्म में सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे। वे अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे। दोस्तों, बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में मंजनाथी परिवार के मुताबिक अतुल की पत्नी और उसके परिवार द्वारा अतुल पर बार बार लगाए गए आरोपों और अदालत के मामलों ने उन्हें तोड़ दिया था। कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ईश्वर के पास जाना होता है। उसे पता होता है कि वह मरने वाला है, इसलिए उसके मुंह से जो बोल निकल रहे हैं वह सच हैं। दरअसल विधि की अगर बात माने, यदि कानून की भाषा की बात कहें, मरने से पहले कोई व्यक्ति यदि किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दे जाए तो वाकई में वह सच बोल रहा होता है। ऐसा कानून भी मान लेता है, लेकिन उसका पुलिस और कानून पर से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था दोस्तों, इसलिए उसने यह कदम उठाया। वह कहते हैं कि मैं जो पैसे कमाता हूँ उस पैसों से मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई लोग रोज़ रोज़ तिल तिल मरते हैं, इसलिए अब मैं यहाँ जीना नहीं चाहता हूँ। कुछ ऐसी बात वह कह देते हैं। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि जो मेरी लाश हो, उस लाश को मेरी पत्नी से बहुत दूर रखना, उसे पास भी मत आने देना। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि अस्थियों को तब तक विसर्जित नहीं करना जब तक इंसाफ ना मिल जाए। यदि इंसाफ ना मिले तो मेरी उन अस्थियों को जिस अदालत के सामने केस की सुनवाई चल रही थी, मेरी अस्थियों को उसी अदालत के ठीक सामने जो गटर हो उसी गटर में विसर्जित कर देना, बहा देना। लेकिन दोस्तों, एक बात आखिरी है वह है मेरे बच्चों को मेरे पिता और मेरी माँ को सौंप देना, क्योंकि पत्नी सक्षम नहीं है उनकी परवरिश करने के लिए। उन्होंने यह बात कही थी, और जब यह बात कही थी तो यह बात भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जहां पर सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल नहीं हुई हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने यह बात पूरी तरह से सुनी नहीं हो, और जिसने भी यह बात सुनी है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जो उसने यह कदम उठाया? आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना 9 दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। दरअसल बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन पहुँचता है। उसमें बताया जाता है कि एक AI इंजीनियर है जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपनी जान दे दी है। जैसे ही यह सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि उसके कमरे में उनकी लाश पड़ी हुई होती है, और दोस्तों, सैकड़ों की संख्या में लोग पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। तत्काल प्रभाव से उसकी डेड बॉडी को कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस यह पता कर रही थी कि आखिरकार यह मरने वाला कौन है। दरअसल उसका नाम होता है अतुल सुभाष मोदी, जो कि बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था। पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया कि आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो पता चलता है कि 84 मिनट का एक वीडियो है, साथ ही 24 पन्नों का उसने पत्र लिखा है जिनके माध्यम से पूरी कहानी उसने बयां की थी।
कुछ छोटे छोटे किस्से थे जिससे वह सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाते हैं। भारत में ऐसा कोई इंसान नहीं बचा था जिसके पास यह बात पहुंची ना हो। दोस्तों, भारत के हर एक हिस्से में, हर एक जगह पर, चाहे वह पॉलिटिशियन हो, चाहे वह राजनेता हो, चाहे वह जज हो या पुलिस हो या फिर आम आदमी हो या किसी भी संस्था से संबंध रखने वाले व्यक्ति हों, हर किसी के पास यह बात पहुंच गई है। पूरे देश भर में हड़कंप हो गया है। लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। जिस किसी ने यह वारदात सुनी उसकी आंखों में आंसू हुए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है बिहार के समस्तीपुर ज़िले से। वहाँ का एक बैनी पूसा रोड होता है। वहाँ का रहने वाला अतुल सुभाष मोदी साल 2019 में उसको मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की का नाम निकिता सिंघानिया होता है। दोस्तों, निकिता सिंघानिया, जो कि लोहटा जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है। उस लड़की से बातचीत का सिलसिला जब शुरू होता है तो इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। और दोस्तों, लड़का बहुत सलीके से बात करता था, कम बात करता था। उसे ऐसा लगता था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है, कितनी अच्छी बात है। और दोस्तों, कितनी प्यारी सी बातें करती है। दोनों की बातचीत जब होती थी तभी बातचीत के माध्यम से पता चलता है कि जो लड़के के पिता हैं, जिनका नाम मनोज कुमार सिंघानिया है, अक्सर बीमार रहते हैं। और फिर घर वालों का भी एक तरह से प्रेशर आने लगा कि क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए। शादी अगर हो जाएगी पिता के रहते हुए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद फिर दोनों परिवारों की सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद 26 अप्रैल साल 2019 को बनारस का हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में इनकी शादी हो जाती है। दूल्हा दुल्हन समस्तीपुर पहुंच जाते हैं। यहाँ 2 दिन तक रुकते हैं। 2 दिन के बाद लड़का उस लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है बेंगलुरु में। फिर बेंगलुरु से वह जाता है सीधा मॉरिशस, और मॉरिशस में जाने के बाद 2 दिन का यह टूर होता है। लेकिन 2 दिन के टूर में कुछ उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अजीब सा इसलिए महसूस हो रहा था कि वह लड़की या तो कहीं सामान खो देती थी, सामान खो दिया, उसके बाद फिर बस छोड़ दी। इसी तरह की वह हरकत कर रही थी। और जब जब वह ऐसी गड़बड़ी कर रही थी तब वह हंस देती थी। इंजीनियर को लगता है कि बड़ी अजीब सी बात है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वह अपनी पत्नी को फिर उसके बाद बेंगलुरु लेकर आता है, और बेंगलुरु आने के बाद वह अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाता है। उसे लगता है कि पत्नी पढ़ी लिखी है तो उससे मौका मिलना चाहिए अच्छी नौकरी का। इसके लिए वह उसकी तैयारी कराता है। जब तैयारी होती है फिर वह कहीं ना कहीं उसे नौकरी के लिए अवसर मिल जाता है। इसी बीच में खबर आती है 17 अगस्त 2019 को उसके पापा बीमार तो चल ही रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। और पापा के मौत के बाद यह सब लोग वहां जाते ही हैं। इस लड़के के पापा भी 2 दिन के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वक्त थोड़ा आगे बढ़ रहा था, उसके बाद यह लोग वापस आ जाते हैं। और जो लड़का है अतुल वह अपनी पत्नी निकिता को उसके ऑफिस छोड़ता था। और दोस्तों, 13 किलोमीटर तक बाइक चलाकर उसके बाद सिलसिला चल रहा है। लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा का यह सफ़र था जो लगातार सफ़र वह करता था। लेकिन इसी बीच में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। पत्नी जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है, बताया जाता है कि इसी बीच में उसकी पत्नी की नौकरी चली जाती है। पर इधर पत्नी की नौकरी चली जाती है, डॉक्टर के पास दिखाया जा रहा था तो डॉक्टर कहते हैं कि इनसे थोड़ा सा काम कराइए, क्योंकि काम कराना ज़रूरी है, शरीर का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच में माँ को बुला लिया जाता है ख्याल रखने के लिए। दोस्तों, छोटा सा इनका फ्लैट होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी माँ साथ में रहती है। इसी बीच में एक नौकरानी आती है
जो घर में खाना बनाने के लिए, और एक नौकरानी आती है जो साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए। ज़िंदगी बेहतरीन चल रही है। इसी बीच में बच्चा भी पैदा हो जाता है। इसी बीच में परिवार के लोगों की एंट्री भी हो जाती है। लेकिन जगह घर में कम थी, इसलिए परिवार के लोगों को एक होटल में ठहरा दिया गया। यहीं से स्थिति इतनी बिगड़ना शुरू हो जाती है कि लड़की के परिवार वालों को लगता है कि हम लोगों के लिए इतनी भी जगह नहीं है कि हम लोग को दूर होटल में रखा गया। इससे अच्छा तो हमारा घर है। इस तरह की बातें होने लगती हैं। लेकिन इसी बीच में जब संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे थे, तो संबंध अच्छे होने के दौरान बताया जाता है कि लगभग 19 लाख की रकम वह लड़की अपने परिवार वालों को, यानी कि अपनी माँ को, अपने भाई को दिलवा चुकी थी। अब जैसे यह पैसे जा चुके थे, तो इसी बीच में कभी न कभी किसी न किसी बात को लेकर तकरार होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, जब नौकरी चली जाती है तो माँ और बेटी की बहुत सारी बातें होती हैं। छोटी छोटी बातें। उधर वह बैठ के सीरियल देख रही है, तो सीरियल देखने के बाद कहीं ना कहीं बेटी और माँ के जब आपस में कम्युनिकेशन चल रही है, तो पति से कम्युनिकेशन थोड़ा कम होने लगती है। किसी न किसी बात पर विवाद, किसी न किसी बात पर झगड़े, कभी सास को लेकर तो कभी खुद को लेकर। जब इस तरह के विवाद चल रहे थे, तो हालत कुछ ऐसी पैदा हो जाती है। साल 2021 में वह वहाँ से चली जाती है। हालांकि दोस्तों, उसको एक बेटा भी हो जाता है। वह फिर प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने मायके चली जाती है। उसकी ज़िंदगी ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे रही थी। इस बीच में यह भी बात सामने आती है कि जो लड़के की माँ है वो पूरी वेजिटेरियन है, और जो लड़के की पत्नी है वो नॉन वेजिटेरियन है। दोस्तों, पत्नी घर में कुछ ऐसी चीज़ें खाती थी जिससे माँ को ऐतराज़ होता था। यही लड़ाई की छोटी छोटी वजह बन जाती हैं। यही कारण था उसका मायके जाने और अलग जाने का। 24 अप्रैल 2022 को वो जौनपुर की सदर कोतवाली में जाती है निकिता सिंघानिया, और जाने के बाद मुकदमा अपराध संख्या 115 2022 आईपीसी की धारा 488 ए 330 504 506, साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज करा देती है। यह पहला मुकदमा था जो उसके लड़के और अतुल और साथ ही साथ उसके पिता के, उसकी माँ के, उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और उसके बाद तो मुकदमाओं की ऐसी झड़ी लग जाती है कि चाहे वह हत्या, मतलब कि मैंने आप लोगों को ऊपर यह बताया, उसके पिता बीमार रहते थे और बीमार रहने के दौरान उनकी मौत हो जाती है। तो इस लड़की ने यह आरोप लगाया कि मेरे पिता की जो मौत हो गई है वह मेरे पति के उत्पीड़न की वजह से हुई है, इसलिए उनकी जान चली गई है। यह भी मुकदमा हो जाता है। साथ ही हत्या का प्रयास, यानी कि लड़की के साथ मारपीट भी हुई है। पैसे के लिए उत्पीड़न, लगातार दहेज के लिए इतना दबाव बनाया गया, ये सब लड़की मुकदमे में लिखवा देती है। नहीं तो फिर मारपीट होता है। साथ ही लड़की के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाने की यह भी लिखवा देती है वो लड़की। ऐसी घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, सब कुछ उसने लिखवा दिया। और इतने सारे पूरी 9 FIR दर्ज करा दी उसने अतुल सुभाष पर। फिर अतुल सुभाष बेंगलुरु से जौनपुर का सफ़र करना शुरू कर देते हैं। 1827 किलोमीटर यह सफ़र होता है। अब जब यह दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद, फिर FIR, उसके बाद FIR पर FIR, 9 FIR हो जाती हैं। तो 1827 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अतुल जौनपुर पहुंच जाता है।
ताकि अदालत में जो केस की सुनवाई चल रही थी बात कर सके। लेकिन पता चला कि जज साहब छुट्टी पर है, पता चला कि लड़की नहीं आई है और पता चला कि इसी बात पर हड़ताल हो गई है। इसी तरह से लगातार वह चक्कर पर चक्कर काटना शुरू कर देता है। पहला मुकदमा होता है और 2024 तक कुल मिलाकर 9 FIR दर्ज हो जाती हैं दोस्तों। अब हर दिन उसे किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी दिक्कत से जूझना पड़ रहा था। तो एक दिन कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि पत्नी होती है, जज साहिबा होती हैं, जो फैमिली होती है कोर्ट की जज होती हैं, और इसी बीच में वह कहता है कि मैडम आप जानती नहीं हैं कि NCRB की जो रिपोर्ट कहती है कि झूठे मुकदमे लिखवाने पर पति बड़ी संख्या में अपनी जान दे रहे हैं। तो उसकी पत्नी कहती है तो फिर तुम क्यों जिंदा हो, तुम भी जान दे दो ना। इसके बाद तो जज साहिबा उसकी बात पर हंस देती हैं और ये जज साहिबा को यह समझाना चाहिए था कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, और उसके बावजूद जज साहिबा हंस देती हैं। इसी बीच में वह परेशान तो रहने लगता है क्योंकि बार बार उसके चक्कर लग रहे थे, क्योंकि वो बार बार कोर्ट के चक्कर लगा रहा था। वो कोर्ट से सेटलमेंट कराना चाहता था कि किसी भी तरकीब से सेटलमेंट हो जाए, बात ख़त्म हो जाए और यह झगड़े जो बन रहे हैं वह झगड़े दूर हो जाए, ऐसा आरोप लगता है। मीडिया में भी यह सब चीज़ें वायरल हो रही थी। जज साहिबा ने डिमांड की 5 लाख की और 5 लाख उसके पास उस समय नहीं थे, क्योंकि लगभग 19 लाख से ज़्यादा तो वो अपने ससुराल वालों को दे ही चुका था। अब इस बीच में लगातार पैसे फिर आना और 1800 किलोमीटर का सफ़र कोई आसान नहीं होता दोस्तों। 1800 किलोमीटर का सफ़र, वो आना और जाना, कितना खर्चा आता होगा। लगातार जब इस तरह से चल रहा था, इसी बीच सेटलमेंट वाली बात जो आती है तो मेंटेनेंस के लिए, यानी कि जो बच्चा है उसके लिए खर्चे के लिए उस पैसे मांगे जाते हैं। कोर्ट में 29 जुलाई 2024 को पति को एक आदेश दिया जाता है कि आप बच्चे की परवरिश के लिए जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता, यानी कि 18 साल का ना हो जाता, तब तक 40,000 प्रतिमाह आपको देने ही पड़ेंगे। अब कोर्ट का आदेश था, उसको बात तो माननी ही थी, करे तो करे क्या। इधर जो बात आती है जान देने की, तो कभी सास कह देती है अरे तुम्हारी तो कोई खबर नहीं आई, हमने तो अखबार भी पूरा देख लिया। इस तरह की बातें जब चैट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं, तब सास का भी एक अजीब तरह का रूप सामने आता है। और इसी तरह से यह 8 दिसंबर 2024 की वह रात उसने अपनी ज़िंदगी की अंतिम रात बना ली दोस्तों। 9 दिसंबर 2024 को जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो सोशल मीडिया पर यह पूरी कहानी वायरल हो जाती है। दरअसल 24 पन्नों की यह कहानी थी, साथ ही यह 84 मिनट का एक वीडियो होता है जिसमें छोटे से छोटे पहलुओं के बारे में उसने बातचीत की थी, लोगों को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि पुलिस से उसका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका था। जज ने जिस तरह का उसके साथ व्यवहार किया उसको लेकर वह परेशान हो चुका था। तब वह यह कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है दोस्तों। अब इसी बीच में जब यह पूरी कहानी बन जाती है, उसके बाद फिर लड़के का जो भाई होता है जिसका नाम विकास मोदी होता है, वह बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन जाता है। वहां जाकर FIR दर्ज कराता है, यानी कि जो उसकी पत्नी होती है निकिता सिंघानिया के खिलाफ, सास निशा सिंघानिया के खिलाफ, भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ और चाचा ससुर जो होता है सुशील सिंघानिया के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। हर किसी के मोबाइल में पूरी कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ से 2-4 पत्रकार सीधा जौनपुर के
उस रोहटा इलाके में पहुंच जाते हैं। जाकर वहां बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में पत्रकारों को यानी 11 दिसंबर 2024 जैसे घंटी बजती है, बजाई जाती है, आवाज़ लगाई जाती है, लेकिन ना कोई घंटी यानी कि बेल डोर पे ना कोई आता है, ना ही कोई आवाज़ पर आता है। लेकिन इसी बीच में जब पत्रकारों ने कैमरा चलाना शुरू किया तो लड़का यानी कि जो साला होता है वह और साथ ही उसकी अतुल की सास जो होती है वो बालकनी से झांकते हुए उन्हें डांटते हुए कहती है कि इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश मत करना। यदि तुमने इस तरह की बात करने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इनकी सीधे सीधे धमकी पूरे देश भर में एक कहानी चल रही है। लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि अतुल को न्याय मिलना चाहिए, और उसके बावजूद भी उन लोगों की हिम्मत तो देखो कि मीडिया वालों को भी पूरी तरह से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तब जाकर लोगों ने एक तरह से ट्रेंड शुरू कर दिया और इसमें आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि इसमें इस लड़के को यानी कि अतुल को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। और जो इसकी कहानी वायरल होती है जब वह कहता है कि मैं जो पैसे कमाता हूँ, मेरे पैसे कमाने से मेरे ही दुश्मन मजबूत होते जा रहे हैं, इसलिए मैं यह सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ ताकि मेरे परिवार के, मेरे पिता, मेरी माई, यह सब कोई भी परेशान ना हो। साथ ही वह यह भी कहता है कि जज को भी इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। पत्नी का भी नाम लेता है, साथ ही वह अपने साले का नाम लेता है, अपने सास का भी नाम लेता है। आगे जो उसने वीडियो में बोला है, जो उसने पत्र में लिखा है, इस पत्र के कितने मायने होंगे, कितने नहीं होंगे, कितने आज आवाज़ उठ रही है। क्या वाकई इस आवाज़ पर लोगों की जज या कोर्ट पसीज सकता है? क्या वाकई में इन्हें इंसाफ मिल सकता है या नहीं? दोस्तों, लेकिन उस लड़के ने जो जाते जाते कहा वह वाकई में भावुक कर गया। उसकी जो कुछ अपीलें थीं वह अपील वाकई में तो यही कहूँगा, मैं तो अतुल के साथ हूँ, क्योंकि अतुल ने जो कहा है कि उसका जो बेटा है वह उसके माता पिता को मिल जाना चाहिए। उसकी पत्नी शायद सक्षम नहीं है। इतनी बड़ी बात एक पढ़ा लिखा आदमी, एआई इंजीनियर जो इस तरह की बातें कर रहा है, जो मरने से पहले यह अपनी बातें बता रहा है, वह सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि वह ईश्वर के पास जा रहा था। ईश्वर के पास जो जाते हैं वह झूठ नहीं बोलते हैं दोस्तों। वह यह कहता है कि तब तक उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं होना चाहिए जब तक इंसाफ ना मिल जाए। यदि इंसाफ मिल गया तो ठीक है, अगर इंसाफ ना मिले तो उसी कोर्ट के सामने जो नाला या गटर हो, उसी गटर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए, और साथ ही उसकी पत्नी को शरीर को भी छूने ना दिया जाए, उसकी लाश को छूना सके उसकी पत्नी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है दोस्तों, आपको सचेत करना है। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, साथ ही कई तरह के मैसेज भी दे कर गया। जब कोई इस तरह की घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि एक एक चीज़ को बारीकी से परखे, दोनों पक्षों को बिठाकर जानने की कोशिश करे, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। दोस्तों, यह थी अतुल सुभाष की कहानी। दोस्तों, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा।